27 दिसंबर 2021 सोमवार की देर रात बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके में ट्रैफिक लगभग खत्म था। समय करीब रात के 2 बजे बज रहे थे कि उसी वक्त एक टोयोटा इनोवा होसुर रोड जंक्शन की ओर बढ़ रही थी। सिग्नल बस कुछ ही मीटर की दूरी पर था। ड्राइवर अर्चना रेड्डी और उनका बेटा वहीं अपनी अपनी सोच में डूबे हुए थे और लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। यानी उस कार में अर्चना रेड्डी बैठी थी, एक ऐसी महिला जिनका लाइफस्टाइल साफ तौर पर लग्जरी था। घर परिवार की जिम्मेदारियां, प्रॉपर्टी के मसले, सब कुछ उनके रोजमर्रा का हिस्सा था। लेकिन उस रात हवा में कुछ अजीब सा था, जैसे मानो कोई अनचाहा तनाव धीरे धीरे आकार ले रहा हो। और जब कार होसुर रोड जंक्शन के सिग्नल पर जाकर स्लो हुई कि तभी सब कुछ अचानक बदल गया। बाएं और दाएं ओर यानी दोनों ओर से बाइक आकर इनोवा को घेर लेती है और सामने वाली बाइक से एक हेलमेट पहना शख्स नीचे उतरता है और दाएं खिड़की पर जाकर जोर से वार कर देता है कि तभी दूसरी ओर से भी बाइक वाला उतरता है और साइड विंडो पे वार कर देता है और पैसेंजर विंडो भी चटक जाती है। फिर फ्रंट लेफ्ट दरवाजा झटके से खोला जाता है और 2 लोग झुककर अंदर घुसते हैं और अर्चना को पकड़कर बाहर खींच लेते हैं, घसीटते हैं और सड़क पर ले आते हैं। ड्राइवर और जो उनका बेटा था कुछ समझ नहीं पाते। हालांकि उस समय कार को ड्राइव करने वाला उनका बेटा ही था। बाहर बस धक्का मुक्की और चीख पुकार मच जाती है। यानी उन लोगों के हाथ में जो भी वेपन्स थे उनका इस्तेमाल कर अर्चना को इस कदर नुकसान पहुंचा देते हैं कि उनका बच पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। इसीलिए उनका बेटा सोचता है कि अब हालात बाहर जा चुके हैं और वो सीधा भागकर इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहां पहुंचकर वो हांफते हुए सब कुछ बताता है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर थे, वो अलर्ट हो जाते हैं और बेटे के साथ वापस उस स्पॉट पर लौट आते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो अर्चना वहां मौजूद नहीं थी। बेटा घबरा जाता है और ड्राइवर को कॉल करता है। फिर ड्राइवर बताता है कि मैडम को मैंने पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने बस इतना कहा, वी ट्राइड आवर बेस्ट बट शी इज नो मोर। और अब यहीं से सवाल उठने लगे कि किसने और क्यों, क्योंकि अर्चना रेड्डी कोई साधारण नाम नहीं था। उनका स्टेटस, उनका नेटवर्क और उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ शहर के लिए परिचित था। तो फिर इतनी भीड़ भाड़ वाली रूट पर इतने कैलकुलेटेड तरीके से कोई इस तरह से अटैक कैसे कर सकता है। हालांकि पहला ख्याल यही आता है कि दुश्मनी, पुराना झगड़ा या फिर कोई बिजनेस एनिमी होगा। लेकिन जो शुरुआत में दिखता है वही सच नहीं होता, क्योंकि इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो एक एक करके क्लूज मिलने शुरू हो जाते हैं। सीसीटीवी फ्रेम्स और कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन पिंग्स और तस्वीरें। बिना दिखावे की हंसी, साफ बोलने की आदत और अपने काम से कमाई हुई इज्जत। अर्चना एक वेल सेटल्ड परिवार में से थी। उनके पिता रियल एस्टेट के कारोबार में थे। सरजापुर रोड, बेल नंदूर और जिगनी बेल्ट में उनकी कई प्रॉपर्टीज थी। वो कॉन्फिडेंट थी, खूबसूरत थी और स्मार्ट भी। वैसे अर्चना की शादी एक प्रोफेशनल बिजनेस इन्वेस्टर से हुई थी। हालांकि शुरू के साल तो बिल्कुल मजेदार थे। फिर फैमिली भी इनकी आगे बढ़ी। पहले बेटी हुई युविका, उसके बाद बेटा हुआ। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन समय के साथ अर्चना और उनके पति दोनों में छोटे छोटे इश्यूज अब एक रूटीन बन गए थे। और वहीं से इस फैमिली के अगले चैप्टर की शुरुआत हुई जब इन दोनों का डिवोर्स हो गया। अब डिवोर्स के बाद की जिंदगी अक्सर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। यानी एक तो वो जो कि अक्सर लोग बाहर से देखते हैं और दूसरा वो जो कि सिर्फ उस इंसान को महसूस होता है जिसने वो फेज महसूस किया है। तो अर्चना रेड्डी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने बच्चों की कस्टडी अर्चना को दी। बेटी युविका और छोटा बेटा दोनों उनकी जिम्मेदारी बने। उन्होंने उस वक्त ये भी कहा था कि मैं अपने बच्चों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। इनफैक्ट उनके पिता ने अपने बच्चों के मेंटेनेंस के लिए करोड़ों रुपए एलिमनी के रूप में दिए। इसके बाद अब अर्चना अपनी माँ उमा रेड्डी के पास चली गई, जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 1 में रहती थी।
अब माँ बेटी फिर से एक ही छत के नीचे आ चुके थे, बस रोल बदल चुके थे। यानी शादी से पहले उमा अपनी बेटी अर्चना का ख्याल रखती थी, संभालती थी, लेकिन अब अर्चना अपनी माँ और अपने दोनों बच्चों को संभाला करती थी। हालांकि अर्चना के पिता के देहांत के बाद परिवार की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अर्चना के नाम भी आया और उस दौलत के साथ साथ अकेलापन भी काफी बढ़ चुका था। यानी कि उन्होंने अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया था उसमें वो उलझी रहती थी। और फिर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नज़दीक HSR लेआउट में उन्होंने एक नया फ्लैट खरीदा, मॉडर्न 3 BHK, बालकनी से दूर तक दिखाई देता आउटर रिंग रोड। उन्होंने सोचा यहीं से अब फिर से सब कुछ शुरू होगा। खैर वो एक दिन अपने बेटे के साथ नियर बाय सुपरमार्केट गई हुई थी। वहाँ गेट के पास एक नया जिम खुला था, ग्लासेस वॉल्स, अंदर लाउड म्यूजिक और वर्कआउट करती हुई भीड़। तभी उनकी नज़र जिम के ट्रेनर पर पड़ी कि एक फिट आदमी, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट लड़का जिसका नाम नवीन कुमार था। फिर कुछ दिनों बाद अर्चना ने वहां जाना शुरू किया और मेंबरशिप भी ले ली। शुरू में बात सिर्फ हेल्थ और फिटनेस की ही थी, लेकिन धीरे धीरे नवीन उन्हें मोटिवेट करने लगा। अर्चना के परिवार के कुछ लोगों ने इसके खिलाफ जाने की कोशिश की, इसमें ऐतराज जताया, लेकिन अर्चना ने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। और फिर 2017 की शुरुआत में बहुत ही छोटी सी प्राइवेट सेरेमनी में दोनों ने टेंपल मैरिज की। ना कोई बड़ा फंक्शन, ना कोई रिश्तेदार, सिर्फ एक मंदिर, 2 गवाह और कुछ फूलों की बरसात। शादी के बाद फिर नवीन तो ऑफिशियली ही अर्चना के घर में शिफ्ट हो गया, वही 3 BHK फ्लैट जो अर्चना ने HSR लेआउट में खरीदा था। शादी के कुछ महीनों बाद ही नवीन ने प्रॉपर्टी और पैसों के मसलों में अपनी पकड़ काफी बढ़ा ली थी और अर्चना पर धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस भी काफी बढ़ता गया। कौन सा प्लॉट बेचना है, कौन सा खरीदना है और कौन सी डील को रोकना है। फिर 2019 में नवीन ने एक नया जिम खोला अर्चना के पैसों से। नाम था फिट बाय फिटनेस स्टूडियो, जो होसूर मेन रोड के पास में था। अर्चना ने सोचा चलो कम से कम उसे कुछ करने का मकसद पर निकल जाते हैं ताकि उनका मूड फ्रेश हो। अर्चना अपनी कैजुअल सीट पर बैठी हुई थी। आगे लेफ्ट साइड में बेटा ड्राइविंग सीट पर था और पीछे उनका ड्राइवर। अब सिग्नल बस कुछ ही मीटर की दूरी पर था कि तभी अचानक बाइक की आवाज़ें और उन बाइक वालों ने उन्हें घेर लिया। और फिर वही हुआ जिसका जिक्र हमने सबसे पहले ही किया था।
फिर सुबह के तकरीबन 4:15 के आसपास डॉक्टर ने अर्चना रेड्डी को डेड डिक्लेयर कर दिया। उस वक्त अस्पताल के बाहर बेटा बैठा था, बिल्कुल उदास। कुछ देर बाद फिर पुलिस पहुंची, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन से एक टीम आई। इंसिडेंट स्पॉट को सील कर दिया गया और उसी सुबह लगभग 7 बजे पहला एफआईआर दर्ज हुआ। यानी बेटे का बयान ही इन्वेस्टिगेशन की शुरुआती लाइन बन गई। शहर में सूरज निकलने तक खबर फैल चुकी थी कि एक अमीर महिला का मर्डर, वो भी बिजी हाईवे पर। ये सुनकर सबके मन में डर के साथ बस एक सवाल था कि आखिर क्यों और इसके पीछे कौन था। हालांकि पुलिस के पास कुछ हो या ना हो, उस समय एक चीज जरूर थी, सीसीटीवी फुटेज, जो उसी जंक्शन के सिग्नल के पास लगे ट्रैफिक कैमरों से मिला। फुटेज में एक टोयोटा इनोवा दिखी, यानी कि वही कार जिसमें वो बैठे हुए थे। और इसी फुटेज से उन्हें बार बार देखने पे एक क्लू मिलना शुरू हुआ। यानी एक बाइक के पीछे वाला आदमी जिसने हमला किया था, वो जाते वक्त अपना हेलमेट थोड़ा सा ऊपर करता है और वहीं से उसका आंशिक फेस कैप्चर हो गया। और वहीं दूसरी ओर से फॉरेंसिक टीम उस कार के अंदर से फॉरेंसिक सैंपल इकट्ठे कर रही थी। जितने भी चीजें वहां से बरामद हुई, वो सब कुछ उठाया गया और उसे सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया। उसमें एक मोबाइल सिम रैपर भी था। फिर अगले दिन पुलिस ने अर्चना के बेटे से पूछताछ की, जिसने एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो बेटे ने बताया कि हम दोनों माँ बेटे थोड़ी देर के लिए ड्राइव पर निकले थे, तो किसी ने अचानक कार रोकी और कांच तोड़ना शुरू किया और माँ को बाहर खींच लिया। और उसके बाद जो कुछ हुआ सब कुछ बताया। बेटे ने यह भी कहा कि माँ का मोबाइल उसी रात गायब था। फिर पुलिस ने मोबाइल ट्रैकिंग शुरू की और अर्चना का फोन उसी रात 2:10 के आसपास एक्टिव था और उसका लास्ट लोकेशन पिंक हाउस रोड सिग्नल के करीब 500 मीटर की दूरी पर ही मिला। पर सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब उसी एरिया में एक और मोबाइल नंबर लगातार पिंग करता रहा। वो नंबर था नवीन कुमार का, यानी अर्चना का दूसरा पति। फिर पुलिस ने अर्चना के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए, जहां पर उन्होंने देखा कि नवीन के साथ दर्जनों बार लेट नाइट कॉल्स बरामद हुई थी। लेकिन बात यहाँ पर यह भी थी कि इधर कुछ हफ्तों से वो कॉल्स बहुत ही कम देखने को मिल रहे थे। इनफैक्ट अब कुछ और भी था, जो कि अननोन प्रीपेड नंबर से बार बार कॉल किए गए थे, वो काफी एक्टिव देखने को मिला। और उनमें से एक नंबर नवीन के जिम ट्रेनर संतोष का था, जो कि उसी के स्टाफ का था। और उसके बाद पुलिस ने स्ट्रेटेजी बदली और उन्होंने जिम के पास छापामारी की और वहां नवीन के स्टाफ को पूछताछ के लिए बुला लिया। तब एक जूनियर ट्रेनर ने कबूल किया कि नवीन सर ने उस रात हमें जिम बंद करने के बाद बुलाया था। वो बहुत नर्वस लग रहे थे। उसने ये भी बताया कि नवीन ने 27 दिसंबर की रात को अपनी बाइक एक दोस्त को कुछ देर के लिए दी थी और वो बाइक सीसीटीवी में दिखी थी। मॉडल थी यामाहा एफजेड। फिर पुलिस ने नवीन को पूछताछ के लिए बुलाया। शुरू में उसने कहा कि वो उस रात जिम के बाद अपने घर पर था, लेकिन जब पुलिस ने उसके मोबाइल टावर की लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज दिखाए तो उसकी बातों में उलझन आने लगी। वो काफी कंफ्यूज हो गया। और फिर 3 दिन बाद, यानी 30 दिसंबर 2021 को पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया कि अर्चना की घटना में कुल 7 लोग शामिल थे। उनमें सबसे पहले गिरफ्तार हुए नवीन कुमार, संतोष जो कि जिम का स्टाफ था, और फिर शॉकिंगली युविका यानी अर्चना की बेटी, और कुछ वो लोग जिन्हें नवीन ने अपने गांव से बुलाया था, जो इन्हीं कामों में थे, यानी सुपारी लेके लोगों का गेम ओवर करना। यहां तक कि पुलिस ने रिकवरी में पाया कि नवीन के जिम लॉकर में 2 फोन बरामद हुए, यानी 2 फोन थे और एक फोन उन्हीं का था, यानी अर्चना का, और एक खून से सना हुआ जैकेट और इस्तेमाल किए गए आयरन वेपन, जो होसुर रोड के ड्रेन के पास छिपाया गया था, और जिसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट में जैकेट पर मिले डीएनए ट्रेसेस अर्चना से मैच कर
मानने को तैयार नहीं थी। फिर आगे चल के अर्चना नवीन को ही घर से बाहर निकाल देती है, जिसके चलते होता ये है कि जो नवीन को आए महीने हजारों लाखों रुपए पॉकेट मनी के रूप में अर्चना देती थी, उसे मिलते थे, वो अब मिलना बंद हो गया था। और उनकी बेटी को भी हर महीने लाखों रुपए अर्चना पॉकेट मनी के रूप में देती थी, वो सब बंद हो गया। और तब जाकर के अर्चना की बेटी अपने स्टेप फादर के साथ लिव इन में होटल में जाकर रहना शुरू कर देती है। अब कमरे में वही बातचीत, प्राइवेट मूवमेंट। इन्हीं दौरान फिर दोनों ने मिलकर के योजना बनानी शुरू की, एक ऐसी योजना जो धीरे धीरे हिंसक अंजाम तक पहुंची। यानी कुल मिलाकर उनका बड़ा मोटिव अब ये बन चुका था कि अर्चना की प्रॉपर्टी कैसे भी हड़पनी है। और जब नवीन को ये बात पता चली कि अर्चना का जब बेटा 18 साल का होगा, तब सब कुछ करोड़ों की जो भी प्रॉपर्टी है, वही बेटा उसका लीगल ओनरशिप हासिल कर लेगा। इसीलिए उसकी योजना अब 2 हिस्सों में बट चुकी थी कि पहले तो अर्चना को वहां से रास्ते से हटा दें, ताकि परमानेंटली हटाने के बाद इमीडिएटली उनकी प्रॉपर्टी पे उनका कंट्रोल आ जाए, उनकी बेटी का कंट्रोल आ जाए। क्योंकि वो अभी 18 साल से प्लस थी, तो अभी सारा कंट्रोल उनकी बेटी का हो जाता। फिर आगे चल के उसने सोचा कि ऐसा करेंगे तब हम उनके बेटे को भी रास्ते से हटा देंगे, ताकि भविष्य में जो भी प्रॉपर्टी है वो हमारे नाम पे ही रहे, और हम दोनों आगे चल के शादी कर लेंगे और आराम से चैन की जिंदगी जिएंगे। मतलब कुल मिलाकर वो आदमी पहले उसका पिता बना और फिर उसका पति बनने की राह पर था। खैर, जब अगर ये नहीं पकड़े जाते तो उनके बेटे को भी रास्ते से हटा दिया जाता। हालांकि वो पकड़े गए, उन्हें जेल हो गई। लेकिन अब आप इस केस को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आपके जो भी विचार हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए।